तो जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं वो फिर 2016 की दंगे की बात करते हैं, वहाँ के नड्डा साहब आते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जलाने वालों को आप याद हैं कि नहीं याद है, आपने भी स्टेटमेंट सुनी होगी उनकी। तो क्या लगता है कि सिर्फ हिंसा के नाम पर डरा के इस तरीके के वोट मांगे जा रहे हैं यहाँ भी, ये कितना सही मानते हैं आप? देखिए, आपने चौथी बात जो आपने अपने मुंह से नहीं की, मैं कहती हूँ, हमारे माननीय जो पूर्व विधायक जो रोहतक के और पूर्व मंत्री रहे हैं रोहतक से, वो तो नाम लेके कहते हैं हुड्डा ने रोहतक चलाया। आप जानते हैं, आप सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मैं उनको आज यहाँ बैठ के आपके माध्यम से ये चैलेंज करती हूँ, अगर हुड्डा या हुड्डा के परिवार के किसी सदस्य का उस घटना में कोई भी रोल था, तो इन्होंने 10 साल की सरकार में वो आरोप क्यों नहीं सिद्ध किया? मैं कहती हूँ दोषियों को ढूंढिए, उनको जेल में डालिए, पर जनता को जात पात की राजनीति में बांटने की कोशिश मत कीजिए। जो हरियाणा में यात्रा निकली थी, हरियाणा मांगे हिसाब, जिसमें हरियाणा के कई नेताओं ने हिस्सा लिया, दीपेंद्र ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरियाणा मांगे हिसाब की यात्रा से बीजेपी बौखला गई थी, क्योंकि हम जवाब चाहते हैं 10 साल का हिसाब दीजिए। आज 4 बात करते हैं, इन्हीं की सरकार ने अपने ही आदमियों को लेकर एक कमेटी बनाई थी, प्रकाश सिंह कमेटी। आप जी। क्योंकि रिपोर्ट जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है। उस कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने आज तक पब्लिक को नहीं बताई। इसका मतलब उस कमेटी की रिपोर्ट में ऐसी बातें हैं जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ ऐसा क्या है जो उस कमेटी ने कहा और इन्होंने छुपा दिया। आज 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा हरियाणा पे है। हरियाणा की जनता जानना चाहती है वो पैसा कहाँ गया, जबकि हरियाणा में तो कोई विकास दिखाई नहीं देता। हुड्डा साहब तो कहते हैं कि वहाँ पे हाफ हो गया, अब की बार साफ, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल मैं भी मान रही हूँ सरकार कांग्रेस की आएगी। अच्छा, पिछली बार आपने चुनाव देखा कि 75 पार का नारा दे दिया, आपकी बार तो एक कोई आंकड़ा बताया नहीं ये इतने पार करेंगे। जी, उन्हें दिख गई है, उन्हें दिख गया, उन्हें अपना भविष्य दिख रहा है, इसलिए वो आंकड़ा नहीं बता पाए। इसलिए तो आप बता दें, कांग्रेस का बता दें आप, कांग्रेस तो कि आपको ही क्यों वोट दें। और भी ऑप्शन है, जेजेपी है, जेजेपी के बारे में बता दीजिए कुछ। मैं तो बड़ी कई पार्टियों के नाम सुन रही हूँ, खाली जेजेपी नहीं, कई पार्टियों के। पर ताज्जुब की बात ये है कि और जब कहते हैं खता लम्हे ने की, सज़ा सदियों ने पाई, वो एक बार का बटन दबाना है, 5 साल भुगतना पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ के वोट डालनी पड़ेगी। चाहे जिसको आप जिताना चाहते हैं और जिसको आप हराना चाहते हो, वो फैसला करने के बाद ही आपको वोट डालनी चाहिए, अपनी वोट खराब नहीं करनी चाहिए। शेरो शायरी कई बार है ना, हुड्डा साहब भी ना शेरो शायरी में जी, आप तो नहीं लिख के भेजते? नहीं, मैं तो शेरो शायरी में बिल्कुल ज़ीरो हूँ। हुड्डा साहब कहाँ से? नहीं। हुड्डा साहब पढ़ते हैं शेरो शायरी? जी, उनको शौक तो है, थोड़ा पढ़ने का समय तो कम मिलता है, पर जो भी थोड़ा बहुत, लेकिन कई बार ना विधानसभा में सुनते हैं कि जी शेर से वो जवाब दे देते। वो शेर और हाजिर जवाबी से जो चुटकुले उनके होते हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। घर में भी सुनाते हैं कई बार? जी, क्यों नहीं। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। हमारे साथ आशा हुड्डा जी हैं, जो उनका परिचय सब मतलब बताने की ज़रूरत है नहीं कि वो कौन है। आपका स्वागत है मैम। एक तो शुरुआत ये है कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में है नहीं, लेकिन फिर भी समझती हैं क्योंकि परिवार आपका राजनीति से है। तो चुनाव आ गए हैं, अब चुनावी आप भी जा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, तो किस तरह की भावनाएँ हैं लोगों की चुनाव को लेकर? प्रॉब्लम्स हैं या खुश हैं पिछली सरकारों से, क्या लगता है? ऐसा है जैसे आपने कहा कि मैं एक्टिव राजनीति में तो नहीं हूँ, पर रोहतक क्योंकि हमारा परिवार है और शुरू से यहीं रहते आए हैं, आज़ादी से पहले से और बाद में भी, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे अपना ही परिवार है पूरा। और जब भी चुनाव आता है, क्योंकि हुड्डा साहब और दीपेंद्र को रोहतक से बाहर ज़्यादा समय देना पड़ता है, क्योंकि सभी उम्मीदवार उम्मीद रखते हैं कि आएँ, मदद करें, इसीलिए मैं रोहतक में आती जाती हूँ और इसीलिए मुझे रोहतक में क्या हो रहा है सब पता रहता है। तो मैं तो यही कहूँगी, अनुज तुम भी और आपके साथ पूरी टीम, सब रोहतक के अगर रहने वाले हो, तो क्या आपको महसूस नहीं होता कि पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार ने हरियाणा का और रोहतक का भट्टा बिठा दिया?
जो एक विकास 2005 से 14 के बीच में कांग्रेस के शासन में हुआ था, केंद्र में भी कांग्रेस थी और हरियाणा में भी, वो पटरी से उतर गया कहीं ना कहीं हरियाणा। जो हरियाणा नंबर 1 था आज क्राइम में नंबर 1 है। और ये क्राइम में नंबर 1 ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, जो कि केंद्र सरकार है जहाँ बीजेपी की सरकार है, उन्हीं की एजेंसी के दिए हुए आंकड़े हैं कि हरियाणा में क्राइम अगेंस्ट वुमेन आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है। ये भी मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये भी लोकसभा के पटल पे रखे गए आंकड़े हैं। तो आपने पूछा 10 साल की सरकार, मैं तो ये कहूँगी 10 साल की सरकार ने कोई भी कार्य विकास का नहीं किया। जॉब को लेकर भी बड़ा इशू रहता है कि मैनिफेस्टो में दोनों में है कि 2 लाख ये जॉब हैं वो देंगे, खर्ची पर्ची की बात आ जाती है जी। तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, मुझे बड़ी हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद बीजेपी कहती है हम भी 2 लाख नौकरी देंगे। तो 10 साल से उनके हाथ किसने बांधे थे? हम तो 10 साल से शासन में नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि भी कांग्रेस आएगी तो देगी, क्योंकि 10 साल से शासन में नहीं है। 10 साल से बीजेपी को किसने रोक के रखा था? उन्होंने क्यों नहीं दिए? 10 साल से जो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ, उसका कौन लेगा उसकी जिम्मेवारी? 10 साल की केंद्र की और हरियाणा की बीजेपी की सरकार को ही तो लेनी पड़ेगी उसकी जिम्मेवारी। और जहाँ तक मैं भी सुनती हूँ, कई बार ये कहते हैं खर्ची पर्ची। 10 साल में इनकी सरकार है, कोई एक केस तो बताएं कि कहीं किसी ने कोई रिश्वत का केस कांग्रेस के शासन के समय कोई पकड़ा हो, आरोप लगा हो। और इनके समय में तो रोज़ तो पेपर लीक हो रहे हैं, मेरे पास गिनती भी नहीं कितने पेपर लीक हुए हैं। अनुज, आप युवा हैं, आप समझते हैं जब एक कोई नौकरी निकलती है और बच्चा पेपर भरता है, फॉर्म भरता है, कोचिंग करता है, तैयारी करता है, फिर उसको लगता है पेपर लीक हो गया, कितना दिल टूटता होगा उसका। 10 साल में बेशुमार बार पेपर लीक हुए, लेकिन क्या 10 साल में इन्होंने किसी को पकड़ने की प्रयास किया? कोई इंक्वायरी हुई, कोई पकड़ा गया? ये कौन गैंग है, कौन लोग हैं जो पेपर लीक कर देते हैं? क्या किसी को सज़ा दी? वो पेपर लीक होने रुके? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इनके तो चयन बोर्ड के चेयरमैन के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। वो तो खर्ची में नहीं आते, वो तो बहुत बड़े खर्चे में आते थे, करोड़ों रुपए। उन पे भी कोई केस नहीं, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं। ये किस मुंह से बात करते हैं? बीजेपी की सरकार पूरी की पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। कल नरेंद्र मोदी आए थे सोनीपत में, गोहाना में, तो वो भी बात कर रहे थे दलित की, दलाल की, दामाद की, इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि 10 साल में उन्होंने किया क्या। अब घेर रहे हैं कि इनसे डरा रहे हैं कि भाई दामाद की सरकार होगी, दलालों की सरकार होगी, दलितों के साथ शोषण बहुत हुआ पिछले 10 सालों में, जो पिछला राज था कांग्रेस का। ऐसा है, ये राजनीतिक जुमले हैं, ठीक है ना। क्राइम अगेंस्ट SC ST, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, मुझसे मत पूछिए, आप पत्रकार हैं, आप आंकड़े उठा के देखिए, इनके 10 साल के और हमारे 10 साल के, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि थ्रू आउट इंडिया क्राइम अगेंस्ट SCs, क्राइम अगेंस्ट पुअर पीपल हैज़ इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली ड्यूरिंग बीजेपी टेन्योर। और जब ये दलाल दमादी, मैं तो इन बातों को समझती नहीं हूँ, वो खुल के बोलें, लगाएं आरोप, तो मैं जवाब दे सकती। शैलजा को लेकर भी कांग्रेस को घेरा जा रहा है, खासतौर पर हुड्डा साहब को। घेरने वाले कौन लोग हैं? भाजपा के लोग। भाजपा के लोग हैं, ये उनका प्रायोजिक एजेंडा है। कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है, अपने कराए हुए काम गिनवा के वोट मांगना चाहिए, जैसे कांग्रेस मांग रही है। कांग्रेस तो 10 साल से शासन में नहीं है, फिर भी पुराने 10 साल के काम गिनवा के वोट मांग रही है। और ये कह रही है 10 साल हमने ये किया था, 10 साल आपने मौका किसी और पार्टी को दिया, हमें दोबारा दीजिए तो हम ये काम करेंगे। बीजेपी ना तो किए हुए काम गिनवा सकती, ना किया हुआ विकास गिनवा सकती, इसलिए वो कांग्रेस की कमियां, अंदरूनी बातों को कमी बताकर दिखाते हैं। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। और शैलजा जी ने खुल के कहा है कि उन्हें बीजेपी सलाह ना दे, वो अपना रास्ता जानती हैं, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आपने देखा है 91 से 89, 91 कितनी बार की वो मेंबर रही हैं लोकसभा की,
कितनी कितनी बड़ी उन्होंने हिंदुस्तान की स्टेट्स की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रही हैं, मंत्री रही हैं 2 बार। ऐसे वरिष्ठ नेता को किसी बीजेपी के नेता की सलाह की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रास्ता खुद चुन सकती हैं। और ये कहना कि कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, अपनी पार्टी देखिए ना, उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ किया। हम तो नहीं उनकी पार्टी का नाम देते, अब वो गिनाने लगेंगे तो हम भी गिना सकते हैं उनकी पार्टी में कौन कौन नेता असंतुष्ट है। लेकिन कांग्रेस एक परिवार है और प्रजातांत्रिक पार्टी है, सबको अपने विचार रखने का हक है, लेकिन कोई मतभेद नहीं है। एक बार यही आरोप लगाया जा रहा है कि जो नेता हैं, दलित नेता हैं, उनके ऊपर मतलब उचित मान सम्मान नहीं देती कांग्रेस, ऐसा है? ये तो देखिए बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सदा से ही सभी को साथ लेने का, कांग्रेस का तो कितना ही पुराना नारा है, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। कभी किसी भी जाति को अलग करके नहीं देखा, जातियों में विभाजित करके देखना बीजेपी का काम है। आप ये देखिए, हमारे तो आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बिरादरी से आते हैं। हरियाणा में हमारे, मुझे तो जब से याद पड़ता है, पहले फूलचंद मुलाना जी थे, फिर अशोक तंवर जी थे, फिर माननीय शैलजा जी थी, फिर अभी भी माननीय उदय भान जी हैं। पूरा मान सम्मान दिया जाता है और देना भी चाहिए, दे के कोई एहसान नहीं है। पर हमें अपने समाज में नेताओं को जातियों से जोड़ के देखना छोड़ देना चाहिए। जो नेता है वो, मुझे लगता है सभी जात बिरादरियों को उस नेता की इज्जत करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी को भी देख लेना चाहिए उनका, यही चीज़ उन्हें भी सीखनी चाहिए। हमें समाज में ही व्यक्तियों को जाति से हटके मान सम्मान देना चाहिए, सभी को बराबर का मान सम्मान। अब चुनाव में जा रहे हैं तो उसमें लगता है कि मुद्दे है ही नहीं। अब यही है कि कांग्रेस ने उनके साथ ये कर दिया, वो उनके साथ वो कर रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं, मुद्दे की बात नहीं हो रही है। आपको नहीं लगता कि मुद्दे गौण हो कहीं? यही मुद्दे गौण वो करना चाहते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। वो बात ही नहीं करना चाहते, वो केवल और केवल बात करते हैं जिसका हरियाणा के भविष्य से, विकास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पास गिनवाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए वो ऐसा करना चाहते हैं। पर हम मुद्दों पे बात करेंगे, हम बताएंगे उन्होंने क्या नहीं किया और क्या करेंगे। तो मुद्दे क्या हैं, आप क्या लेके जा रहे हैं? मेरे हिसाब से आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो हरियाणा में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं एक महिला होने के नाते जो बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ वो है जो हरियाणा में नशा बढ़ रहा है। हमारे युवा को नशा की तरफ धकेला जा रहा है। इतनी आसानी से अगर नशा बाज़ारों में उपलब्ध हो गया, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। और इधर से अनएम्प्लॉयमेंट है, इधर से नशा है। ये मेरे हिसाब से हमारी पूरी की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद करके रख देगा। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इस समय मुद्दे बहुत हैं, शिक्षा का ना फैलना, इंस्टीट्यूशंस को तबाह करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं ध्यान देना, कोई नई इंडस्ट्री उद्योग नहीं आना, बहुत मुद्दे हैं गिनवाने को। पर मेरे हिसाब से सबसे अहम मुद्दा हमारे युवा के भविष्य का है, चाहे वो नशा है और चाहे बेरोज़गारी है, और जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। नशे के खिलाफ तो बहुत ज़बरदस्त एक मुहिम छेड़ के युद्ध के तौर पे काम करना पड़ेगा, हमें अपनी युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए। रोहतक में आ जाते हैं मैम, रोहतक है क्योंकि रोहतक में आप ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। तो जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं वो फिर 2016 की दंगे की बात करते हैं। वहाँ के नड्डा साहब आते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जलाने वालों को आप याद हैं कि नहीं याद है, आपने भी स्टेटमेंट सुनी होगी उनकी। तो क्या लगता है कि सिर्फ हिंसा के नाम पर डरा के इस तरीके के वोट मांगे जा रहे हैं यहाँ भी, ये कितना सही मानते हैं आप? देखिए, आपने ये बात सही कही, बार बार वो 2016 का नाम लेते हैं। मैंने भी सुना था, उन्होंने कहा 2016 भूल मत जाना। मैं वही बात रिपीट करती हूँ, 2016 भूल मत जाना। 2016 किसके राज में हुआ, किसकी जिम्मेवारी थी दंगे रोकने की? सरकार बीजेपी की थी, पहली बात। दूसरी बात, दंगे होने के बाद इन्होंने पूरे हरियाणा को जात पात की राजनीति में, जात पात में बांटने की कोशिश की। मैं सलाम करती हूँ हरियाणा की और रोहतक की जनता को, जिन्होंने इनके फैलाए हुए एजेंडे से बहुत जल्दी छुटकारा पाके वापस प्यार और भाईचारा बना लिया। तीसरी बात, ये दंगों की बात करते हैं, इन्हीं की सरकार ने अपने ही आदमियों को लेकर एक कमेटी बनाई थी, प्रकाश सिंह कमेटी। आप जी। क्योंकि रिपोर्ट जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है।
उस कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने आज तक पब्लिक को नहीं बताई। इसका मतलब उस कमेटी की रिपोर्ट में ऐसी बातें हैं जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ ऐसा क्या है जो उस कमेटी ने कहा और इन्होंने छुपा दिया। चौथी बात जो आपने अपने मुंह से नहीं की, मैं कहती हूँ, हमारे माननीय जो पूर्व विधायक जो रोहतक के और पूर्व मंत्री रहे हैं रोहतक से, वो तो नाम लेके कहते हैं हुड्डा ने रोहतक चलाया। आप जानते हैं, आप सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मैं उनको आज यहाँ बैठ के आपके माध्यम से ये चैलेंज करती हूँ, अगर हुड्डा या हुड्डा के परिवार के किसी सदस्य का उस घटना में कोई भी रोल था तो इन्होंने 10 साल की सरकार में वो आरोप क्यों नहीं सिद्ध किया। मैं कहती हूँ दोषियों को ढूंढिए, उनको जेल में डालिए, पर जनता को जात पात की राजनीति में बांटने की कोशिश मत कीजिए। एक बार आपके धोखे में आ सकती है जनता। हालांकि 19 में भी उनको इस बात का जवाब मिल गया, वो हारे, कांग्रेस का विधायक बना रोहतक से, और इस बार भी जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। हम रोहतक में हर जात बिरादरी के लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे, हम अपना भाईचारा नहीं टूटने देंगे, ये जितना मर्जी याद दिलाए 2016। एक तो मैम जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं रोहतक से, पूर्व मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि डंडे वंडे का, आपने भी बयान सुना होगा, डंडे तैयार करो, गुलाबी गैंग आ जाएगा और सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, इस तरह की भय, वही बात है, भय की, भय डर दिखा रहे हैं वो लोग। आई होगी वीडियो आपके? जी, मैं देख तो नहीं पाई, पर मुझे बहुत से लोगों ने आके बताया। मैं रोहतक की जनता से ही ये पूछना भी चाहती हूँ और याद भी दिलाना चाहती हूँ कि 10 साल जब के हरियाणा में कांग्रेस का शासन था, कभी किसी व्यापारी को कोई फिरौती की कॉल नहीं आई, कभी किसी व्यापारी के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। जबकि आप पिछले 5 साल में देख रहे हैं, रोज़ फिरौती मांगी जा रही है, किसी पे दिन दिहाड़े गोलियां चलाई जा रही हैं, व्यापारी डरने लग गए हैं। मैं तो अभी कल भी यहाँ से गुजर रही थी तो ये एक हॉस्पिटल है, उसमें शायद कोई डॉक्टर पवन शर्मा है, उनसे फिरौती मांगी गई है 5 करोड़ की। अभी भी उनके घर के बाहर सब सेंट्रल रिजर्व पुलिस की लोग बैठे हुए हैं, 15-20 आदमी बैठे हुए हैं। तभी मैंने पूछा था कि ये क्यों बैठे हैं। तो जो डर इनके समय में व्यापारी को है, 10 साल कांग्रेस के शासन में व्यापारी बिल्कुल निडर होकर अपना व्यापार करते थे, उन्हें किसी भी तरीके का कोई डर नहीं था, ना उनको फिरौती की कभी कॉल आती थी, ना उन्हें कोई, चाहे कार्यकर्ता है या चाहे कोई अफसरशाही की तरफ से कोई नाजायज़ प्रेशर होता था। सब अपना व्यापार सुख और शांति से करते थे, तब भी करते थे, और आज भी कांग्रेस इस बात की गारंटी ले सकती है कि आगे भी ऐसा होगा। अगर डर का माहौल फैला है, इनके राज में फैला है, इनके राज में पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड ज़्यादतियाँ होती हैं व्यापारियों के साथ, और लॉ एंड ऑर्डर तो ख़राब हो ही चुका है। दिन दिहाड़े फिरौतियाँ मांगी जाती हैं, गोलियाँ चला दी जाती हैं दुकानदारों पे, कभी सुनते हैं किसी हलवाई पे, किसी जूलर पे, कभी कहीं। इतना बुरा हाल मैं भी 70 साल की हूँ, मैंने हरियाणा में इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा जितना पिछले 5 साल में हुआ। आज ये किस मुंह से कैसे ये बात कह सकते हैं, मुझे हैरानी होती है। अब बीजेपी की बात कर रहे हैं क्योंकि मुकाबला सीधे सीधे लग रहा है कि बीजेपी के साथ कांग्रेस का हो रहा है, और सत्ता में भी वही थे, उनसे हम सवाल भी करना चाहिए। वो वही बात है कि दलितों का मामला, फिर मिर्चपुर की घटना को उठा लाते हैं, गोहाना की घटना को उठा लाते हैं। तो अब क्या लग रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर वोट मिलना चाहिए इन चीज़ों? नहीं, जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। ये पूरी तरह से इनकी कोशिश है असली मुद्दों से हटके पुरानी बातों को बार बार बोल के, जिसमें कि ये सिद्ध हो चुका है टाइम एंड टाइम अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, कि उस समय किसी भी कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। लेकिन फिर भी ये लोग झूठे आरोप लगा के वोट बटोरना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने वाला। रिपोर्ट कार्ड नहीं बता रहे। हाँ, अपना बताएं ना। ये बताएं इन्होंने 10 साल में क्या एक उपलब्धि गिना दें और उसके नाम पे वोट मांगे, हमें भी खुशी होगी। आप चाहते हैं कि रिपोर्ट कार्ड का सामना रिपोर्ट कार्ड से होना चाहिए और पब्लिक को पूछना चाहिए। आप अनुज जी, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले राजीव जी के निर्देश से जो हरियाणा में यात्रा निकली थी, हरियाणा मांगे हिसाब, जिसमें हरियाणा के कई नेताओं ने हिस्सा लिया, दीपेंद्र ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरियाणा मांगे हिसाब की यात्रा से बीजेपी बौखला गई थी, क्योंकि हम जवाब चाहते हैं 10 साल का हिसाब दीजिए। आज 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा हरियाणा पे है। हरियाणा की जनता जानना चाहती है वो पैसा कहाँ गया, जबकि हरियाणा में तो कोई विकास दिखाई नहीं देता।
तो हिसाब तो मिला नहीं आपको? नहीं देंगे भी नहीं, उनके पास है ही नहीं देने के लिए भी हिसाब। तो वो तो फिर लोकसभा में तो दिखा दिए नतीजे, तो 5 पे तो आ गए। और इस बार भी दिखाएं। हुड्डा साहब तो कहते हैं कि वहाँ पे हाफ हो गया, अब की बार साफ, ऐसा है बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल मैं भी मान रही हूँ सरकार कांग्रेस की आएगी। अच्छा, पिछली बार आपने चुनाव देखा कि 75 पार का नारा दे दिया, अब की बार तो एक कोई आंकड़ा बताया नहीं कि इतने पार करेंगे हम जी लोग। उन्हें दिख गई है, उन्हें दिख गया, उन्हें अपना भविष्य दिख रहा है, इसलिए वो आंकड़ा नहीं बता पाए। इसलिए बता। तो आप बता दें, कांग्रेस का बता दें आप। कांग्रेस सरकार बना रही है, मैं इतना ही बता सकती हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित तो हूँ नहीं लेकिन सरकार कांग्रेस की आ रही आ रही है, आश्वस्त हैं पूरा? बिल्कुल आश्वस्त। और मुद्दों के हिसाब से जो मुद्दों के लिए, बिल्कुल। आप मैनिफेस्टो पढ़ रहा था आपने, 7 वहाँ पे गारंटी दी, जी। और गारंटी में भी एक 2 प्लस गारंटी दे दी आपने, ओल्ड पेंशन स्कीम और ये तमाम चीज़ें। ये संभव हो पाएगा? क्योंकि बात यही होती कि इतना सारा चीज़ें बढ़ेंगी और दबाव बढ़ेगा पूरा, पैसा कहाँ से आएगा? वही सवाल आपसे भी है कि देखिए मैं तो ना तो मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन इतना मैं जानती हूँ, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। अगर नीयत साफ होगी, इच्छा शक्ति होगी, तो सब काम होंगे। तो आप भी चाहती हैं कि जो महिलाओं का है, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, कई चीज़ें तो आपकी ही हैं, 500 आप भी सिलेंडर दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। बिल्कुल मैं तो चाहती हूँ कि जो भी महिलाओं से वायदे किए गए वो जल्दी से जल्दी पूरे किए जाए। और क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जाएं और इन बातों के ऊपर मैं यही पूछता हूं कई बार तो कि आपको ही क्यों वोट दें? और भी ऑप्शन है, जेजेपी है, जेजेपी के बारे में बता दीजिए कुछ। मैं तो बड़ी कई पार्टियों के नाम सुन रही हूँ, खाली जेजेपी नहीं, कई पार्टियों के। पर ताज्जुब की बात यह है कि एक पार्टी के तो शायद किसी ने कह भी दिया कि हम तो जीतने के बाद बीजेपी में मिल जाएंगे। जेजेपी ने भी पिछली बार यही किया। अब जनता नहीं, वो गोपाल कांडा की, जी मैं सुन रही थी। और इनेलो का तो ये है, उन्होंने इस समय भी पूरे 5 साल जितनी बार भी विधानसभा में वोटिंग हुई, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में ही वोटिंग की हुई है। तो इसलिए ये सभी बीजेपी की बी टीम लग रही हैं दिखने में, और जनता इस बार मन बना चुकी है। अच्छा, कई मान के चलिए जनता का मन बन चुका है। कई बार यही बात आती है जय हुड्डा साहब की उसमें स्पीच में कि वोट काटो बहुत आ गए, यही है सब, इन्हीं को कह रहे हैं, इन्हीं को कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, आप प्रजातंत्र में वोट बहुत सोच समझ के डालना चाहिए। आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है, और जब कहते हैं खता लम्हे ने की, सज़ा सदियों ने पाई, वो एक बार का बटन दबाना है, 5 साल भुगतना पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ के वोट डालनी पड़ेगी। चाहे जिसको आप जिताना चाहते हैं और जिसको आप हराना चाहते हो, वो फैसला करने के बाद ही आपको वोट डालनी चाहिए। अपनी वोट खराब नहीं करनी चाहिए। शेर व शायरी कई बार है ना, हुड्डा साहब भी ना शेर व शायरी में जी, आप तो नहीं लिख के भेजते? नहीं मैं तो शेर व शायरी में बिल्कुल जीरो हूँ हुड्डा साहब का नहीं हुड्डा साहब पढ़ते हैं शेर व शायरी? जी, उनको शौक तो है, थोड़ा पढ़ने का समय तो कम मिलता है, पर जो भी थोड़ा बहुत समय लेकिन कई बार है ना, विधानसभा में सुनते हैं कि जी शेर से वो जवाब दे देते। वो शेर और हाजिर जवाबी से जो चुटकुले उनके होते हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। घर में भी सुनाते हैं कई बार? जी, क्यों नहीं जी, आपने इतना वक्त दिया और आपका धन्यवाद। और लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से वो अपने जो एजेंडे के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से बात कर रही है। अब आपको सोचना है कि किधर आपको वोट करना है। धन्यवाद। थैंक यू।